नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राज और आप देख रहे हैं हाईवे 33। तो चलें दोस्तों आज की कहानी की ओर। दोस्तों आज की कहानी जो हमें भेजे हैं उनका नाम है ओम प्रकाश। हाँ, ओम प्रकाश जी वैसे तो उत्तर प्रदेश के रहने वाले, लेकिन काम करते थे उत्तराखंड में। ड्राइवरी का काम, एक साहब के घर पर अब कार चलाने का काम करते थे। यह हादसा उनके साथ जब हुआ था, साल था 2012 का। तो चलिए विस्तार से इस कहानी को जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर ओम प्रकाश जी के साथ क्या हुआ था। दोस्तों मेरा नाम ओम प्रकाश है और मैं उत्तराखंड के एक बड़े साहब के घर में अब ड्राइवरी का काम करता था। और उस घर में मेरे एक रिश्तेदार भी काम करते थे, वो भी ड्राइवर थे और वो सीनियर पर्सन थे। उनकी उम्र मेरे से अब ज़्यादा थी और उन्हीं की सिफारिश पर मेरी वो नौकरी लगी थी। साहब अब अपने पद से रिटायर हो चुके थे। उनका एक बेटा एक बेटी। बेटी का तो शादी हो चुका था, वो अपने ससुराल में चली गई थी और बेटा अभी कुंवारा था। अभी उसका कोई शादी वादी का रिश्ता नहीं आया था या करना नहीं चाहते थे। अब तो साहब लोग की अंदर की बात थी। मैं उस कोठी में विगत 2 सालों से काम कर रहा था और इसके बाद 1 साल के बाद जब साहब रिटायर आ गए ना, उनकी बिटिया की भी अब शादी हो चुकी थी। तो रिटायर आने के बाद अब उन्होंने एक छोटा सा फार्म हाउस खरीदा था। मैं भी गया था साहब के साथ में वो फार्म हाउस देखने के लिए। वो एक छोटा रोड के किनारे पर वो फार्म हाउस बना था। छोटा सा था लेकिन वो ठीक था। उसमें अब 4 कमरे बने हुए थे, ग्राउंड फ्लोर ही बना हुआ था और आगे में खुली जगह थी, पार्क था। अब उसमें फव्वारे भी लगे हुए थे और छोटा सा एक स्विमिंग पूल भी था। मतलब सुख साधन के सारे सामान उस फार्म हाउस में मौजूद थे। साहब बड़े साहब को पसंद आ चुका था और छोटे साहब भी थे। दोनों लोग अब खुश थे और सौदा उनका पक्का हो चुका था। अब फार्म हाउस बड़े साहब के पास में आ गया था और इसके बाद वो लोग वहाँ रहते नहीं थे, वहाँ पर ताला ही बंद रहता था। और एक चाबी मेरे पास में उन्होंने दे दिया था कि ओम प्रकाश कभी कभी जा कर के अब अंदर जाओ और साफ सफाई या फिर देख लेना पौधे में पानी वानी कोई ज़रूरत तो नहीं है। अब एक तरह से मेरी ड्यूटी कोठी में भी थी और फार्म हाउस में भी थी। मैं ज़्यादातर छोटे साहब के साथ अब चलता था। अब बड़े साहब के साथ मेरा जो रिश्तेदार थे अब वो चलते थे। मैं अब जो छोटे साहब का साथ चलता था ना, छोटे साहब को मैं आज तक समझ नहीं पाया था। ना तो वो ज़्यादा हंसते थे, हमेशा वो गंभीर दिखते थे। चेहरे पर मुस्कुराहट बहुत मुश्किल से आती। मुस्कुराहट तब आती जब उनका फ़ोन मोबाइल पर कोई आता था। तब मैं कभी कभी देखता था उनके चेहरे पर वो बड़ी सी मुस्कान जरूर नजर आती थी। घंटों फ़ोन पर बात किया करते थे। जब हम उनकी पुरानी कोठी से निकलते थे फार्म हाउस जाने के लिए, लगभग 1.5 घंटे का रास्ता था। रास्ते भर वो फ़ोन पर लगे रहते थे, मुस्कुराते रहते थे। जब फ़ोन कट जाता ना, बिल्कुल एकदम खामोश हो जाते थे। मुझे तो बहुत कम मात्रा में मैं उनको बात करते सुना हूँ, वही फ़ोन पर। अब मेरे से जो बात होती थी ना, टू द पॉइंट, फालतू बात वो करना पसंद नहीं करते थे छोटे साहब। लेकिन अब कुछ बदलाव होने वाला था। बड़े साहब विदेश जा रहे थे। अब कुछ महीनों के लिए उनका कोई रिश्तेदार रहता था और वो अब अपनी मिसेज के साथ चले गए थे। अब उस घर में सिर्फ छोटे साहब रह गए थे। जो हमारे रिश्तेदार थे, बड़े साहब के जाने के बाद वो भी 2 महीना का छुट्टी ले लिए थे कि तब तक बड़े साहब लौट के आ जाएंगे। अब एक तरह से कहूँ ना कि उस बड़ी सी कोठी में मैं अकेला ही रह गया था। नौकर चाकर जो भी थे, अब जो रसोइया था वो भी छुट्टी चला गया था। छोटे साहब घर का खाना बहुत कम पसंद करते थे। ज़्यादातर होटल में जाया करते थे और साथ तो मैं ही जाया करता था। आखिरकार बड़े साहब के जाने के बाद
छोटे साहब बिल्कुल अब आज़ाद हो चुके थे। अब उनका पैर कोठी में तो रुकता नहीं था। सुबह उठते ही मेरे को आवाज़ देते, ओम प्रकाश जल्दी तैयार हो जा, हमें कहीं निकलना है। मैं जानता था छोटे साहब थोड़ा गुस्सैल हैं और गंभीर रहते हैं। मैं देरी नहीं करता था, फटाफट तैयार होकर के मैं छोटे साहब को लेकर निकल जाता था। वो ज़्यादातर अपने एक खास मित्र से मिलते थे, और वो मित्र लड़का था या लड़की थी ये मुझे नहीं पता, लेकिन जब भी उसका फ़ोन आता ना, मुस्कुरा देते थे। मुस्कुराहट उनके चेहरे पर अब हमेशा रहती थी जब तक फ़ोन पर बात करते रहते थे। खैर, अब वो कई जगहों पर जाते थे। अब इसके बाद मुझे खाने के लिए कहते कि ओम प्रकाश जाके होटल में पैसा देते थे, जाके ढाबे में खाना खा लेना जो तुम्हें पसंद हो। पैसे के मामले में अब वो एक तरह से कंजूस नहीं थे, ज़्यादा ही पैसा दे देते थे। अब मैं तो कुछ पैसा बचा भी लेता था। जब पैसा वापस करता तो कहते, छोटे साहब अरे तुमने खाना नहीं खाया, चाय पी के आ गए क्या? ये पैसा कैसे बच गया? पैसा तो बचना ही नहीं चाहिए। अब मैं छोटे साहब की तरफ देखता रहता। कहते पैसा अपने पास में रखो, देखो कंजूसी मत करो खाने पीने में, जी भर के खाया करो। यही आदत मुझे साहब की पसंद आती थी। एक अपनापन लगता था उनकी बातचीत में। जब वो बोलते थे ना तो दिल खोल के बोलते थे, और नहीं बोलते थे ना तो एकदम मुझे बहुत बुरा लगता था जब वो गंभीर हो जाते थे। खैर, अब वो तो सोते थे कोठी में ही। अब उन्होंने मेरे को ड्यूटी लगा रखा था कि देखो ओम प्रकाश, अब उस तुम फार्म हाउस में रात का टाइम चले जाओ, गाड़ी ले जाओ। और उस घर में 4 गाड़ियाँ थी, चारों बेहतरीन गाड़ियाँ। लेकिन छोटे साहब थे ना, वो काली गाड़ी पर ज़्यादा सफ़र करते थे और वही काली गाड़ी में चलाता था। अब वो मुझे ऑर्डर दे दिए थे कि ओम प्रकाश आप सुनो, खाना पीना खा लेना होटल में, और तुम रात के उसी फार्म हाउस में रुक जाना। आज सुबह एक बार पौधों को पानी वानी दे करके देख लेना, कोई कमी बेसी पूरा करके आज तुम आराम से 10 बजे तक लौट आना। अब मैं भी आराम से सो के उठूँगा, कोई जल्दीबाजी नहीं। अब कोई जल्दीबाजी तो फ़ोन है ना, हम आपस में बात कर लेंगे। ऐसा ही हमारे साथ में चल रहा था। अब तो मैं रातें जो था फार्म हाउस में बिताता था। खाना तो हमेशा अब होटल में ही खाना पड़ रहा था। आज छोटे साहब अब वो उस कोठी में ही रहते थे। अब दिसंबर का महीना था, अब नया साल आने वाला था। सर्दी भी बहुत ज़ोरों से पड़ रही थी, और एक तरह से अब वो शीतलहर का अब टाइम आ चुका था। अब जो नया साल आने वाला था कुछ ही दिन रह गया था, और अभी तक मैंने कभी भी अब छोटे साहब को किसी को लड़की को अपनी कार में बिठाते हुए नहीं देखा था। लेकिन उस रात मैं जब फार्म हाउस में सो रहा था ना, तब छोटे साहब का फ़ोन आया। ओम प्रकाश, सब ठीक है ना वहाँ पर? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? मैंने बोला नहीं साहब। पूछे खाना वाना खा लिया ना ओम प्रकाश, कहीं भूखे तो नहीं सो रहे हो? मैंने कहा नहीं साहब, मैं भरपेट खाना खा लिया हूँ और सब कुछ फार्म हाउस में सही है। क्या सुबह में जल्दी आना है क्या? तब वो खामोश हो गए। एक तरह से फ़ोन जैसे लगा कट गया, लेकिन कटा हुआ नहीं था। शायद वो सोच रहे थे कि वो बात मेरे से कहा जाए या ना कहा जाए। मुझे लग रहा था कि उसी अब उधेड़ बिन में लगे थे। अब फिर मैं हेलो हेलो करता रह गया, तब छोटे साहब की आवाज़ सुनाई पड़ी। ओम प्रकाश, एक बात है, ध्यान से सुनो। मैं बोलने लगा, सर मैं सुन रहा हूँ, आप बोलिए तो सही। तब ओम प्रकाश कहे, एक जगह के बारे में बताए जो मेन रोड पर हाईवे पर था। वहाँ पर एक ढाबा था, और ढाबा के आगे एक बस स्टैंड भी बना हुआ था। अब उस टाइम रात का 9 बज रहा था जब मेरे छोटे साहब से बात हो रही थी, और छोटे साहब ने मुझे समझाना शुरू किया कि ओम प्रकाश, एक मेरा पर्सनल काम है, कर दोगे ना? मैंने बोला, साहब कैसी बात करते हो, मैं आपका काम नहीं करूँगा तो किसका करूँगा? आप हुक्म कीजिए सर, जो काम है बखूबी मैं अंजाम दूंगा, आप ऑर्डर तो कीजिए। फिर फ़ोन पर खामोशी छा गई थी। लगा कि फ़ोन कट गया है। मैं हेलो हेलो करता रहा, लेकिन वही शायद साहब अभी तक फैसला नहीं कर पाए थे कि मैं ये बात ओम प्रकाश को बताऊं या ना बताऊं। मुझे तो अब यही लग रहा था।
आखिरकार थोड़ी देर के बाद चुप्पी टूटी उनकी। आप बोले, ओम प्रकाश तुम सुन रहे हो ना? मैंने बोला, हाँ साहब, मैं तो कब से हेलो हेलो कर रहा हूँ, शायद फ़ोन में कोई दिक्कत है। और तब छोटे साहब की आवाज़ सुनाई पड़ी कि देखो ओम प्रकाश, इस बात को अपने तक सीमित रखना, बड़े साहब के कान में बात जानी नहीं चाहिए, ये कर लोगे ना? मैंने बोला, साहब आपका नमक खाता हूँ, ये काम जरूर करूँगा। तब कहने लगे, देखो अभी 9 बज रहा है रात का, अब मेरी एक दोस्त आने वाली है बाहर से, और तुम्हें उसको रिसीव करके फार्म हाउस में ले जाना है, इतना कर लोगे ना? मैं मन ही मन खुश हो गया था कि साहब का शौक भी अलग है। शायद ये पहली बार अब मेरे को ये सब बातें बता रहे थे, लेकिन वो दोस्त कौन थी अभी खुलकर की बात नहीं हुआ था। फिर मेरे साहब बताने लगे कि ओम प्रकाश, वो मेरी अब एक तरह से दोस्ती समझ लो उसको, तुम उस ढाबे के पास बस स्टैंड पे चले जाना। मैंने अपनी दोस्त को वही जगह के बारे में बता दिया और मैंने उसको बोला कि आप उतर जाना, अब वो टाइम लगभग निश्चित भी हो चुका है, 10 बजे 10:30 बजे के बीच में तुम्हें उसी जगह पर रहना है, बिल्कुल वहाँ से ना आगे ना पीछे, बस स्टैंड पर जो ढाबा के आगे था, और वहाँ तुम्हें इंतज़ार करना है। 10 बजे से लेकर के 10:30 के बीच में वो मेरी दोस्त आ जाएगी, वो मेरी कार को पहचानती है, तुम्हें ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं अब चुप हो गया था साहब की बात सुन करके कि हो सकता है उनकी प्रेमिका हो, मुझे तो यही लगा। तब मैंने कहा कि साहब आप निश्चित होकर के सो जाइए, अब मैं ये काम कर दूंगा। अब इसके बाद साहब कहने लगे, अरे सुनो तो सही, पूरी बात तो सुनो। सुनो, जो बड़ा वाला कमरा है ना उसको खोल देना, देख लेना उसमें साफ सफाई है कि नहीं है। उस लड़की को साफ सफाई पसंद है। तब मुझे पता लगा कि हाँ वो लड़की है, नहीं तो मैं अब एक तरह से समझ नहीं पा रहा था कि दोस्त तो लड़का भी होता है, लड़की भी होती है, लेकिन अब साहब ने स्पष्ट कर दिया था कि वो लड़की है। कहने लगे कि देखो उस लड़की को कोई चीज़ की कमी ना हो, और उसको बोल देना अगर कोई खाने वाने की ज़रूरत है, अगर वो पूछती है, वैसे तो खाना खा करके आ रही है वो, अगर किसी चीज़ की ज़रूरत है तो तुम जा कर के खाना पीना जो भी ज़रूरत पड़े उसको ला कर दे देना, पैसे की परवाह मत करना, तुम्हारे पास पैसा अभी है ना? मैंने बोला, साहब अभी आपका दिया हुआ पैसा बचा हुआ है। तब कहने लगे, ठीक है, मैं कल दोपहर के आसपास में आऊँगा, ये बात अपने तक सीमित रखना। मैं सब कुछ समझ चुका था कि साहब का वो गर्लफ्रेंड है जिससे घंटों वो बतियाते रहते थे, उनके चेहरे पर मुस्कान उभर आती थी, उससे बात करते हुए जो उनका चेहरा था लाल हो जाता था। अब मैं तो यही सब समझ पाया था। अब मैं सबसे पहले उस बड़े कमरे को खोला और लाइट वाइट जला करके जब सब कुछ देख लिया कि सब कुछ सही है, कोई चीज़ का कमी नहीं है, फ्रिज भी चालू कर दिया था, पानी वानी से सब कुछ रख दिया था कि कोई किसी चीज़ का तकलीफ ना हो, और वहाँ पर एक किचन भी था, किचन में भी सब कुछ मौजूद था। हम चाहे तो खाना भी बना सकते थे, चाय कॉफ़ी, लेकिन उस टाइम में अब गाय का दूध नहीं था, पाउडर वाला दूध उसमें होता था। मैं तो वो पाउडर का दूध का चाय पीता ही नहीं था, मैं तो ज़्यादातर ढाबा वगैरह में चाय पी लेता था। आखिरकार सब कुछ सेटल करके मैं समय का इंतज़ार करने लगा, और वहाँ से वो जो सड़क थी ना जिस जगह के बारे में बात हो रही थी, मात्र 20 मिनट का रास्ता था, और मैं जानता था कि मैं फार्म हाउस से निकलूँगा, अब 20 मिनट के अंदर पहुँच जाऊँगा, और तब तक टाइम हो चुका था, मुझे अब निकलना चाहिए था। और वही मैंने किया। फार्म हाउस में बाहर की सब लाइटें ऑन करके अब फिर मैं ताला मार करके और अपना कार स्टार्ट करके चल दिया था। 20 मिनट के अंदर में मैं हाईवे पर पहुंच गया था। हाईवे पर वो ढाबा नजर आ रहा था, और ढाबा के आगे वो बस स्टैंड बना हुआ था जो ग्रामीण लोग इस्तेमाल किया करते थे। हाँ, मैं उसी जगह पर 10 बजे करेक्ट पहुंच गया था, और उस बस स्टॉप जो था अब थोड़ा आगे जा कर के मैं अपना कार अब एक तरह से रोक दिया था, इंतजार करने लगा। अब 10 बज तो गया था, इसके बाद 10:15 वो लड़की जिसे आना था
अभी नजर नहीं आई। आखिर वो किस चीज से आ रही है, बस से आ रही है, टैक्सी से आ रही है, ये तो मैंने पूछा ही नहीं था, पूछना ही भूल गया था। अब मुझे लगा कि हमें क्या करना, किस चीज से आए, जैसा साहब ने बोला है अब हमें इंतजार करना है। उन्होंने तो कुछ बताया नहीं कि वो टैक्सी से आएगी या फिर बस से आएगी या कौन से साधन से आएगी। मुझे अपनी टैक्सी में इंतजार करना था। 10:15 बज गया था। अब फिर मैं आंखें अब बिछा रखा था रोड के साइड में जिधर स्टैंड था, लेकिन अभी तक कोई वहाँ पर ना कोई टैक्सी रुकी ना कोई बस रुकी। अब रात का टाइम हो चुका था। अब 10:15 से अब 10:30 भी हो गया था, लेकिन वो लड़की अभी तक मुझे दर्शन नहीं दिया। 10:30, पौने 11, 11 बज गया था और तब साहब का फोन अब आ चुका था। मेरा फोन अब जेब में घनघना रहा था। फोन उठाया तो साहब, छोटे साहब का ही फोन था। कहने लगे, ओम प्रकाश क्या वो मेरी दोस्त आ गई क्या? मैंने बोला नहीं साहब, अभी तो आई नहीं है। वो क्यों नहीं आई अभी तक? वो कहने लगे कि मैं फोन करके अब तुम्हें बताता हूँ। अब फोन कट गया था। इसके बाद जब 15 मिनट बीत गया, मैं भी अब इंतजार पर इंतजार करता जा रहा था। अब 10:15, क्या बोलते हैं, पौने 11 के आसपास का टाइम, अब 11 समझ लीजिए, इतना ही बजने वाला था। मेरा जो अंदाजा था, वो फोन अभी तक आया नहीं। साहब पलट के फोन नहीं किए। मैं इंतजार करता रहा। इसके बाद साहब का फोन आया। जैसे ही घंटी बजी मैं फोन उठाया और तब साहब कहने लगे कि देखो ओम प्रकाश, उसका फोन अब लग रहा कि लग नहीं रहा है, नेटवर्क में आ नहीं रहा है। तुम एक काम करो, तुम वहीं पे इंतजार करो, जैसे मुझसे संपर्क होता है अब मैं तुम्हें बता देता हूँ। तुम उस जगह से हिलना मत, तुम मेरा फोन का इंतजार करना। या हो सकता है कि वो मेरी दोस्त बिल्कुल अब उसी जगह पर पहुंच जाए। अगर वो आ जाएगी तो तुम्हारे कार के पास खुद चल के आ जाएगी। अब कार का नंबर मैंने दे रखा है, मॉडल भी बता रखा है, रंग भी बता रखा है, तो तुम्हें कोई तकलीफ नहीं होगी। अब मुझे क्या करना था, अपनी कार में बैठ करके और उस लड़की का इंतजार करना था। बस थोड़ा टाइम बीता और टाइम बीता, ना तो छोटे साहब का फोन आया और ना वो लड़की आ गई। अब 11:30 बज रहा था। क्या लड़की भटक गई है या फिर उसका फोन क्यों नहीं लग रहा है? मैं इसी में चिंता कर रहा था और तभी मैं बेध्यानी में हो गया था। मैं फोन में कुछ देखने लगा था और तभी कोई आकर के मेरे कार के अब शीशे पर दस्तक देने लगा। जैसे ही दस्तक की आवाज सुना खिड़की पर, तो मैं जो देखा देखते ही रह गया। एक काला कपड़ा पहने हुए खूबसूरत लड़की, काला ओवरकोट और काला ही टोपी लगाए हुए, ठंडी से बचने का पूरा साधन वो पहन रखी थी। अब चेहरा जो था एकदम छलौना सुंदर चेहरा, बड़ी बड़ी आंखें मुझे दिखाई दिया। वही मेरे शीशे पर दस्तक दे रही थी। जैसे ही मैंने देखा, अब मैंने खिड़की खोल करके बाहर निकल गया और वो लड़की कहने लगी कि अरे बहुत ठंड है, कब से इंतजार कर रहे हो? मैंने बोला बहुत टाइम हो गया है, मैं आप ही का इंतजार कर रहा था। लड़की कहने लगी कि ठीक है चलते हैं अब, और पीछे वाला सीट अब खोल करके आप बैठ गई थी। मैं उस लड़की को पहली बार देखा था। इतनी खूबसूरत लड़की, बड़ी बड़ी आंखें, अब काले कपड़े में तो और भी सुंदर स्मार्ट लग रही थी। बड़े बड़े लंबे बाल थे उसके, जो जूड़ा बांध रखी थी। और मुझे तो वो लड़की बहुत पसंद आई थी, एक नज़र में कहूँ तो। आखिरकार वो लड़की कहने लगी कि आखिरकार तुम इंतजार कर रहे थे तो चलो ना, अब क्या मुझे और इंतजार करना पड़ेगा? मैं सोच रहा था कि पहले साहब को बता दिया जाए। अब मैं कहा कि बस मुझे 2 मिनट दीजिए, इसके बाद मैं चल रहा हूं। मैं कार से बाहर निकल आया था और मैं अपने साहब को, छोटे साहब को फोन मिलाए जा रहा था, लेकिन फोन लग ही नहीं रहा था। नॉट रीचेबल, नॉट रीचेबल। मैं बहुत बार कोशिश किया। जब फोन नहीं लगा ना, तब मैं उस लड़की की तरफ देखने लगा जो कार के अंदर बैठी हुई। वो मुझे इशारे से बुला रही थी। आखिरकार फोन जेब में रख करके मैं अब कार के पास आ गया था।
लड़की शीशा खोल के कहने लगी कि देखो ठंड ज़्यादा है, हमें चलना चाहिए, मुझे आराम की ज़रूरत है, मैं बहुत थकी हूँ। क्या तुम्हें नहीं लगता कि अब तुम्हें भी आराम करना चाहिए? तुम भी तो थके हुए मानदे मुझे दिखाई दे रहे हो। मैंने बोला जी मैडम, आप सही कह रही है, चलिए हम देर नहीं करते हैं। इसके बाद मैं अपने स्टीयरिंग संभाल लिया था। 20 मिनट के अंदर मैं अपना जो फार्म हाउस था वहाँ पर आ गया था, मेन गेट पर। लेकिन जैसे ही मैं मेन गेट के क्षेत्र में आया, मैं तो रोशनी जला के आया था और वो रोशनी दूर से नजर आती थी, लेकिन वो नजर नहीं आ रही थी। मुझे लगा कि कहीं लाइट वाइट कट गई है। अब ऐसा होता रहता था। अब मुझे कोई ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं थी। अब वहाँ पर सब कुछ साधन था, इन्वर्टर था, जनरेटर छोटा सा लगा हुआ था। जब बिजली नहीं होती तो हम उसका इस्तेमाल करते थे। आखिरकार मैं गेट पर रुका और तब तक फार्म हाउस अंधेरे में डूबा हुआ था। ताला खोल करके गेट को खोल दिया और इसके बाद कार में बैठ करके ड्राइव करते हुए अब मैं उस कोठी के पास मैं कार अपना पोर्च में खड़ा कर दिया। पूरा कोठी अंधेरे से भरा हुआ था। मैं जानता था कि जनरेटर कहाँ है, इन्वर्टर कहाँ है। अब तक इन्वर्टर तो ऑन हो जाना चाहिए था, लेकिन ऑन क्यों नहीं हुआ, यही मुझे समझ में नहीं आ रहा था। इन्वर्टर का लोड अब सिर्फ उन घरों में था जो मेन घर थे। उनके आगे जो लाइट लगी हुई उसी इन्वर्टर से जुड़ा हुआ था। चलो लाइट तो गई, कम से कम इन्वर्टर की लाइट तो आना चाहिए था, वो भी नहीं आ रही थी। तब मैं थोड़ा सा घबरा गया था कि बात क्या है, इन्वर्टर खराब तो नहीं हो गया। अब आखिरकार दूसरा सोर्स था, छोटा सा वाला जनरेटर जो हैंडल मार करके स्टार्ट करते थे। अब उस जगह पर अंधेरा देख करके वो लड़की जरा भी परेशान नहीं हुई। वो कार से उतर चुकी थी, इधर उधर अंधेरे में देख रही थी। तब मैंने उससे पूछा कि मैडम जी बस 2 मिनट, क्या मैं जनरेटर चालू करके आ जाऊं? तब वो कहने लगी हाँ हाँ जाओ, आप कर लो, मैं यहीं पर खड़ी हूं। मैं भागते हुए जनरेटर रूम के पास गया और फिर जाकर के हैंडल मारने लगा। लेकिन जो जनरेटर एक हैंडल मारने पर स्टार्ट हो जाता था, अब तो मुझे पसीना निकाल दिया था, वो स्टार्ट ही नहीं हो रहा था। आखिरकार ऐसा हुआ कि जनरेटर अब बिल्कुल स्टार्ट ही नहीं हो रहा था। बड़ी परेशान करने वाली बात हो चुकी थी। अब मैं वापस आ चुका था पसीने में, सर्दी के टाइम मैं पसीने से भर चुका था, इतना मेहनत करके। आखिरकार मैं निराश अब लड़की के पास लौट आया। लड़की कहने लगी क्या हुआ, जनरेटर नहीं चला? कोई बात नहीं, चलो आप कमरा खोल दो, हम दोनों अंदर चलते हैं। जब दोनों अंदर चलते हैं ना, वो लड़की ने बात बोला ना, मैं तो मेरा दिमाग सनक गया था। उस टाइम लड़की ऐसा क्यों बोल रही थी कि हम दोनों अब अंदर चलते हैं? अरे भाई ये मेरी मेहमान है, मेरी छोटी साहब की अब एक तरह से प्रेमिका है, जैसा मैं अनुमान लगा चुका था। ये ऐसा वाक्य क्यों उपयोग कर रही है? मैं 2 पल के लिए तो सोचता रह गया। तब वो लड़की कहने लगी अरे इतना भी अंधेरा नहीं है, मुझे साफ साफ नजर आ रहा है। अब क्या तुम्हें नजर आ रहा है? मैं तब तक अंधेरे में देखने का आदी हो गया था। कहने लगा मैडम हाँ मुझे भी नजर आ रहा है, चलिए अंदर चलते हैं, अंदर मोमबत्ती वगैरह है, हम उसको जला लेंगे। इसके बाद उस घर को मैंने खोला जो सांकल लगा रखा था, अंदर गया। फिर मैं आइडिया से अब उस जगह को जानता था, दरवाजे के पास ही अब फ्रिज था। फ्रिज पर मोमबत्ती, माचिस, लाइटर सब कुछ रखा होता था, और वही मैंने हाथ डाल करके, जबकि मेरे मोबाइल में टॉर्च था, मैं उस वक्त में भूल ही चुका था कि रोशनी मुझे जला लेना चाहिए। लेकिन अब मेरे हाथ में मोमबत्ती आ चुकी थी, लाइटर भी आ चुका था। एक झटके में लाइटर भी जल चुका था। मोमबत्ती जला करके मैं एक तरह से फ्रिज के ऊपर जमा दिया था। एक कटोरी थी, उसी कटोरी के अंदर में अब पूरे कमरे में अब पीली रोशनी मोमबत्ती की फैल चुकी थी। तब मैंने लड़की को जो लिबास अब पैर से लेकर के सर तक देखा, बिल्कुल कपड़ा, काला कपड़ा पहन रखी थी। ओवर कोट गर्म था और वो भी काला था, फर वाला, और बाल खुले हुए थे। जो जूड़ा उसने बांध रखी थी, कब उसने अपने जूड़ा को खोल दिया, बहुत लंबे लंबे बाल थे।
हाँ, तब वो कहने लगी, अपना नाम तो आपने बताया नहीं कि क्या नाम है। मैंने बोला, जी ओम प्रकाश। तब कहने लगी, छोड़िए इतना लंबा चौड़ा नाम, क्या मैं आपको प्रकाश बोल सकती हूँ? मैंने बोला, जी ज़रूर आप बोल सकती हैं। कहने लगी कि आप आराम हो जाइए, सुकून में आ जाइए, चलिए हम बैठते हैं। मैं अब उस लड़की की तरफ देख रहा था, कहीं गलती से ये मुझे छोटा साहब तो नहीं समझ बैठी। अब मैं इस चिंता में अब लग गया था, ये ऐसा मेरे साथ में व्यवहार क्यों कर रही है। अब मैं एक तरह से समझ नहीं पा रहा था कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। और तब मैंने कहा कि देखिए, आप मेरी मेहमान हैं, आप देखिए पूरा कमरा, आप पूरा फार्म हाउस आपका है, आप जहाँ चाहें रह सकती हैं। अब वैसे ये बड़ा कमरा आपके लिए अब रखा गया है। अब यहाँ पर कोई चीज़ की कमी है आप मुझे बता सकती हैं। अब मुझे लगता है कि ठंड काफ़ी है और आपकी काफ़ी है और आपको चाय या कॉफ़ी की ज़रूरत होगी। लड़की मुस्कुरा के कहने लगी, हाँ हाँ बिल्कुल सही समझे आप, क्या कॉफ़ी वगैरह मिल सकता है? मैंने कहा बस मैं गया और कॉफ़ी बना के लाता हूँ। एक तरह से उस लड़की से जान छुड़ा करके अब मैं एक छोटे किचन की तरफ भागा। वहाँ जा कर के लंबी लंबी सांसें लेने लगा और सोचने लगा कि लड़की क्या मुझे छोटा साफ समझ रही है? इसको मुझे अब साफ साफ बताना पड़ेगा कि मैं इस घर का मालिक नहीं हूँ, इस कार का मालिक नहीं हूँ। मैं तो एक अदना सा नौकर हूँ, एक ड्राइवर हूँ जो सैलरी पर काम करता है। आखिरकार कॉफ़ी बनाते बनाते मैं अब एक तरह से अब मुझे क्या कहना था मैं तैयार हो चुका था। कॉफ़ी लेकर के अब मैं प्लेट में रख करके चल पड़ा था। जब कमरे के अंदर पहुंचा तो पलंग पर बैठी हुई एक फ़ोटो लगा हुआ था और वो फ़ोटो को निहार रही थी। क्या उस फोटो में देख रही थी मुझे नहीं पता। जैसे ही आहट हुई और वो मेरी तरफ पलट के देखी, अरे वाह, बड़ी जल्दी कॉफ़ी बन गई, आप तो बहुत फास्ट काम करते हो, लेकिन आपने अपने लिए कॉफ़ी नहीं बनाया क्या? तब मुझे लगा कि अभी बताऊं या बाद में बताऊं, चलो कम से कम कॉफ़ी दे देते हैं और इसके बाद में करते हैं। और तब मैंने कहा कि मैडम मैं कॉफ़ी नहीं पीता हूँ, मैं खाना खा लिया हूँ, पेट भरा हुआ, इसके बाद मुझे चाय कॉफ़ी की ज़रूरत नहीं पड़ती है, आप लीजिए। इसके बाद मैं कॉफ़ी अब पकड़ा दिया था। कॉफ़ी का घूंट भरते हुए एक तरह से मैं सामने वाला जो पलंग का एरिया था और सामने खड़ा था। तब वो कहने लगे, अरे बैठिए तो सही, आप खड़े क्यों हैं? मैं कहने लगा कि मैडम जो आप मुझे समझ रही हैं ना, मैं वो नहीं हूँ। लड़की मुस्कुराते हुए कहने लगी, अरे आप कौन हैं मैं अच्छी तरह से जानती हूँ, आप शर्माइए मत, आइए मेरे बगल में बैठिए। जबरदस्ती वो मेरा हाथ पकड़ के खींच लिया और उस पलंग पर बिठा दिया। जब उसके नजदीक बैठा ना पहली बार, तब उसके बदन से खुशबू फूटता हुआ महसूस हो रहा था। एक अजीब सा सुगंध, अजीब सा खुशबू जो मदहोश कर देने वाला था, और वही मेरे साथ में सब चल रहा था। वो जैसे ही सुगंध मेरे नाकों में पड़ा ना, तो मैं अब बेचैनी महसूस करने लगा। उस लड़की में मुझे अब एक तरह से आकर्षण दिखने लगा था, मैं आकर्षित हो गया था। जैसे उसने हाथ पकड़ा ना, तभी से मुझे कुछ अपने शरीर में अनुभव हो रहा था। जब उसके पास बैठा ना, तो सुगंध मुझे बेचैन कर रहा था। मैं बार बार उस लड़की की तरफ, उसके चेहरे की तरफ देखता था, और वो मुस्कुरा करके कॉफ़ी पीती जा रही थी, मेरी तरफ ही मुस्कुरा के देख रही थी। मैं अब करूं तो क्या करूं, एक तरह से मदहोशी में मैं भी आ चुका था। कब उसने कॉफ़ी अब जो कप था कब जमीन पर रखा, कब मैं उसकी बाहों में आ गया, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया। ऐसा लग रहा था कि मैं बस कहीं हवा में उड़ रहा हूँ, मैं बादलों के ऊपर मैं सैर कर रहा हूँ। अब ऐसा ही मुझे अब उस टाइम लग रहा था। मैं तो बस इस मौके को ऐसा मैं अब चाह रहा था कि ये मौका कभी ख़त्म ना हो, सब कुछ ऐसा ही चलता रहा, ये कभी बंद ना हो। मैं अलग ही दुनिया में पहुंच चुका था, अपने आप को कहूँगा तो दुनिया ही अलग थी। अब जैसे मैं हवा में उड़ता जा रहा हूँ, वो लड़की मेरे साथ में है। मुझे इतना आनंद कभी नहीं मिला था एक पराई लड़की के साथ में।
वाकई में वो पल मेरे लिए बहुत ही सुखद था। कब हम गहरी नींद में सो चुके थे मुझे पता ही नहीं चला। जब मेरी आंख खुली ना तो फोन की घंटी बजती जा रही थी, बजती जा रही थी। मेरी आंख तो जैसे सूज चुकी हो, आंख जैसे आपस में चिपक गई हो, खुल नहीं रही हो। मैं जबरदस्ती अपनी आंखों को खोलने का, फोन लगातार बजता जा रहा था। मैं अपनी आंखों को खोलने की कोशिश कर रहा था। आखिरकार मैं कामयाब हो चुका था। तब तक फोन बंद हो चुका था, घंटी बंद हो चुकी थी। बड़ी मुश्किल से अपनी आंखों को खोला, जैसे लग रहा था मेरी आंखें आपस में चिपक गई हो। अब ये मेरे साथ में रात की बातें सब याद आने लगी। अरे मैं उस लड़की को लेके आया था, इसके बाद इस कमरे में रुकाया था, उसके लिए कॉफ़ी ले आया था, और सब कुछ घटना अब परत दर परत मेरे दिमाग पर अब याद आने लगा। मैं उस लड़की के बाहों में था जब तक मुझे होश था। इसके बाद अब सब क्या हुआ, मैं घबरा गया। अगर छोटे साहब का पता लग गया ना तो मेरी तो चमड़ी उधेड़ देंगे, नौकरी तो अलग जाएगी, और वो बहुत गुस्से वाले हैं। अब मैं क्या करूं? अब मैं अपना शरीर को देखता हूं तो शरीर पर एक भी कपड़े नहीं। अब पलंग देखता हूं तो पलंग तो खाली पड़ा है। वो लड़की कहां गई मुझे मालूम नहीं। अब फोन देखता हूं तो छोटे साहब का फोन आकर के बंद हो चुका है। एक बार फोन नहीं, कम से कम 5 बार अब उसमें मिस कॉल दिखा रहा था। मैं तो कांप के रह गया था। हे ईश्वर, मेरे साथ में कौन सा खेल चल रहा है? ये हो क्या रहा है? तब से मेरी आंख क्यों नहीं खोली? ये 5 बार फोन अब एक तरह से बज करके बंद हो चुका है। 5वीं बार है मेरी आंख खुली है। वाकई में वो डराने वाला पल था। और वो लड़की कहाँ गई? मुझे लगा कि बाथरूम वगैरह गई होगी। जल्दी से कपड़े पहन करके मैं बाथरूम के पास में आता हूँ तो देखता हूँ बाथरूम का दरवाज़ा तो खुला हुआ है। मैं उसके अंदर झांकता हूँ तो वहाँ पर लड़की नहीं है। अब मैं जो भी कमरा था अब हर कमरे में ढूंढने की कोशिश करता हूँ, लेकिन सब कमरा खाली है। किचन तक, लॉन के एरिया देखता हूँ, पार्क एरिया, स्विमिंग वाला, सब कुछ खाली का खाली पड़ा हुआ है। कहीं पर भी लड़की नज़र नहीं आती। फिर फ़ोन बजने लगता है। फ़ोन देखता हूँ तो छोटे साहब का है। हड़बड़ा के फ़ोन उठाता हूँ, मुंह से आवाज़ सही ढंग से निकल नहीं रही है, और उधर से छोटे साहब का गुस्से भरी आवाज़ आ रही है। ओम प्रकाश, क्या आजकल तुम नशा करने लगे हो क्या? मैंने बोला, नहीं साहब, मैं कोई नशा नहीं करता, लेकिन मेरी आवाज़ लड़खड़ा रही थी जैसे मैं नशे में ठुल था। तब साहब नाराज होने लगे। देखो ओम प्रकाश, तुम झूठ मत बोलो, अभी तुम्हारी आवाज़ लड़खड़ा रही है। अब ऐसा तुमने क्यों किया? सुनो, मैं तुम्हें रात से फ़ोन कर रहा हूँ, लेकिन तुम्हारा फ़ोन अब लग ही नहीं रहा था, और कभी कभी तो स्विच ऑफ बता रहा था। तुम वहाँ से कब लौटे? अब मेरे तो मुंह की बोलती बंद हो चुकी थी। मैं कुछ बोल ही नहीं पा रहा था। और तब छोटे साहब कहने लगे कि खैर छोड़ो, मैं तुम्हें इसलिए बता रहा था, फ़ोन कर रहा था कि वो लड़की का आना अब कैंसिल हो चुका है। वो बीच रास्ते से मेरी दोस्त लौट गई है, उसके पारिवारिक कोई ऐसा ही मामला आ गया है। अब वो अभी आएगी नहीं, अब नए साल के अब आसपास ही आएगी। मैं इसलिए तुम्हें फ़ोन कर रहा था। देखो, तुम जल्दी से तैयार हो जाओ और कोठी पहुँचो, मुझे कहीं और निकलना है, देरी मत करना। वाकई में वो पल मेरे लिए डराने वाला था। अरे मैं उस लड़की को लेकर के उसी जगह से इस घर में, इस फार्म हाउस में लेके आया था, बड़े वाले कमरे में मैंने रुकाया था। आखिर वो लड़की गायब कैसे हो गई? अब तो वहाँ थी नहीं, और छोटे साहब कह रहे थे कि वो लड़की का आना कैंसिल हो गया। ये मामला क्या है? अभी फ़ोन जैसे कटा ही था, अब मुझे लगा कि ना, मुझे बता देना चाहिए। अब मैं दोबारा फ़ोन किया तो साहब छट से उतार लिए। हाँ, अब बोलो, क्या कहना चाहते हो? अब बेरुखी से, अब एक तरह से साहब मेरे से बात कर रहे थे। मैंने कहा कि साहब, वो लड़की तो आ गई थी, मैं जिस जगह पर था और उसी जगह पर वो लड़की मेरे कार के पास आ गई। अब मैं उस लड़की को लेकर के फार्म हाउस में आया। फार्म हाउस में बिजली चली गई थी। एक एक करके वो बेडरूम वाला बात न बता करके
सारी बात बता दिया था कि साहब मैंने उसे बेडरूम में अब रुकने की व्यवस्था कर दिया था और वो लड़की उसी बेडरूम में अब रात भर रुकी। लेकिन जब सुबह मैं आया ना तो लड़की थी नहीं यहाँ पर। अब तभी आपका फ़ोन आ गया। साहब कुछ देर के लिए चुप हो गए और इसके बाद मुझे डांटते हुए कहने लगे कि ओम प्रकाश तेरा नशा नहीं उतरा है अभी, मुझे लग रहा है अभी तू नशे में भटक रहा है। तू देरी मत कर, जल्दी से अब मेरे कोठी में पहुंचने की कोशिश कर, हम यहीं बैठ के बात करेंगे। आप तो छोटे साहब ने हुक्म सुना दिया था, अब मुझे उस कोठी पहुंचना था। जल्दी जल्दी मैं तैयार होकर के और अपनी गाड़ी अब बाहर निकाल लिया था। अब मेन गेट पर ताला मार करके चाबी अपने हवाले रख करके तेजी से गाड़ी दौड़ाते हुए निकलने लगा। अब कोठी पहुंचा तो साहब मेरा ही इंतज़ार कर रहे थे, ड्राइंग रूम में बैठे हुए थे। जैसे ही अब मेरी आहट सुनाई पड़ी, अब मेरी तरफ मुड़ गए थे। कहने लगे ओम प्रकाश सच बताना, झूठ मत बताना। अभी 2 बार मेरी उस फ्रेंड से बात हुई है और वो मेरी फ्रेंड उस जगह पर पहुंची नहीं। या तो तुम नशे में हो या मेरे साथ कोई खेल खेल रहे हो। सच्चाई क्या है ओम प्रकाश, तुम बताओ अब एक एक करके। अब जो सच्चाई था मैं साहब के आगे रख दिया कि साहब यही सच्चाई है। उसी जगह से मैं उस काले कपड़े वाली लड़की को बिठा करके अब फार्म हाउस ले गया था। तब बिजली चली गई थी। मैं अब जनरेटर स्टार्ट करना वाला था, जनरेटर भी स्टार्ट नहीं हुआ। आखिरकार मोमबत्ती जला करके अब मैं कमरे में मेम साहब को रुका दिया था और वो बिस्तर वाली बात अब हम छुपा दिए थे। अब साहब सर पर हाथ रखे हुए सोचते हुए कहने लगे ओम प्रकाश तू कब से नशा करता है? मैंने कहा साहब मैंने कोई नशा नहीं किया, मैं बचपन से लेकर अभी तक किसी नशे का आदी नहीं हूँ। और जो मैं कह रहा हूँ साहब बिल्कुल सत्य है, मैं झूठ नहीं बोलता। साहब मेरी तरफ देख कर हैरान हो रहे थे। उनको समझ में नहीं आ रहा था कि मैं विश्वास करूं या ना करूं। आखिरकार वो मुझे पास में आप एक कुर्सी पर बैठने के लिए गए। ओम प्रकाश मेरे सामने बैठ, मेरी आंखों में आंखें देख करके अब मेरे से कोई बात छिपा मत। जब मेरी अपनी फ्रेंड बता रही है कि उस जगह पर पहुंची नहीं, वो तो बीच रास्ते से वापस हो गई थी, तो अब तेरे साथ में कौन सी लड़की गई थी, कैसा हुलिया था? अब पहली बार वो एक तस्वीर निकाले अपनी किताब में रखे हुए थे और कहने लगे क्या ये लड़की थी? जब मैं उस लड़की को देखा ना तो मैं समझ नहीं पाया। ना साहब ये लड़की नहीं थी, ये है थी तो सुंदर और ये अलग थी। मैं एक तरह से हकलाते हुए उससे अब मेरे मुंह से सही माने में आवाज़ निकल नहीं पा रही थी। मेरा दिमाग भंडाया हुआ था, ये साहब क्या कर रहे हैं? अगर उनकी फ्रेंड नहीं आई तो मैं किसको लेकर के अब फार्म हाउस में गया था और जिसके साथ मैंने रात बिताई थी उसने मेरे ऊपर में ना जाने कौन सा जादू कर दिया था। वाकई में मैं मन ही मन सोच रहा था, अब बहुत ही परेशान था। साहब जब तस्वीर दिखा दिया अब मैं उनको यकीन दिला दिया कि नहीं साहब ये वो वाली लड़की नहीं है, वो लड़की अलग ही है। उसकी बड़ी बड़ी आंखें, कजरारी आंखें, अब बाल उसके बड़े बड़े हैं। अब आखिरकार साहब सोच में पड़ गए थे और कहने लगे ओम प्रकाश तू कोई खेल तो नहीं खेल रहा ना मेरे साथ में? अब मैं कहने लगा नहीं साहब मैं कोई खेल आपसे नहीं खेल रहा हूँ, जो सच्चाई है वो मैं बता रहा हूँ। और तब साहब कहने लगे कि ओम प्रकाश मैं तुम्हारी बात पर यकीन कर लेता हूँ, चलो मान लिया। तो आखिर वो लड़की गई कहाँ? तुम उस लड़की को लेकर के फार्म हाउस में गए थे रात के टाइम में, आप बड़े वाले कमरे में रुकाए थे, तो सुबह तुमने देखा गेट खुला हुआ था बाहर का कि नहीं साहब गेट में मैं तो ताला मार कर रखता हूँ। तब वो लड़की कैसे निकल जाएगी? जिस लड़की को तुम लेके आए थे क्या वो कोई जादूगरनी थी, कोई आत्मा थी, प्रेत है? जब साहब कहने लगे ना मेरा दिमाग ठनक गया था। हाँ मैं इन शक्तियों को पहचानता था, जानता था, पहचानता तो नहीं था, इनके बारे में जानता था कि ऐसी कुछ शक्तियाँ होती है जो चुड़ैल जाति में होती है, प्रेतनी में भी होती हैं और कोई भूत प्रेत की जातियाँ हैं उनमें पाई जाती है, जो अपने आप को बेहद खूबसूरत बना सकती है और जो चाहे
अपना मन का करवा सकती है किसी भी पुरुष के साथ में। कहीं वो कोई प्रेत जाति की कोई लड़की तो नहीं थी जो मुझे उस रात वहाँ मिली थी, और उस प्रेत जाति को लड़की को लेकर के मैं फार्म हाउस आ गया था। मेरे मन में संदेह था ना, अब एक तरह से ज़्यादा बढ़ चुका था। मैं सोच में डूबा हुआ था, साहब का कोई बात का जवाब नहीं दे रहा था। और तब साहब कहने लगे, क्या सोच रहे हो तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है, मेरे सामने रखो। अब एक तरह से मैं डरते डरते साहब से कहने लगा कि साहब, मैंने ऐसे किस्से कहानियाँ और कुछ सच्चाई भी मैं जानता हूँ इस एरिया के बारे में। मैं जानता हूँ कि एक प्रेत की प्रजाति होती है जो देखने में अपने आप को आकर्षक, सुंदर ऐसी बना सकती है, और एकांत में किसी नवयुवक के साथ में वो अपने आप को एक तरह से घाल लेती है, दोस्ती कर लेती है, उस पर माया जाल कर देती है। अब उसके जाल में नौजवान कोई भी होता है फंस जाता है, और वो सब कुछ कर लेती है, और उस नौजवान को पता नहीं चलता कि उसके साथ में क्या हुआ है। मुझे तो लग रहा साहब कि जिस जगह पर मैं इंतजार कर रहा था वहाँ पर कोई खूबसूरत प्रेतनी अब मेरे सामने आ गई थी। अब मैं आपका फ्रेंड को तो जानता नहीं था, ना आपने कोई ऐसा तस्वीर भी दिखाया था। मुझे तो लगा था कि साहब आपकी वो दोस्त होगी, और तभी मैं कार में बिठाया लेके चल गया। साहब मेरी बातों को अब ध्यान से सुन रहे थे, और कहने लगे कि ओम प्रकाश, ये जो तुम बात बता रहे हो, अब तुम्हें इतनी जानकारी कैसे है? और तब मैं कहने लगा कि देखिए, अब हम गांव के रहने वाले हैं, आज जो मेरे पिता हैं ना, अब छोटे मोटे तांत्रिक भी हैं। अब वो कोई झाड़ फूक जो उनके घर पर आता है, मेरे घर पर, उनका झाड़ फूक भी कर लेते हैं। ये सब बातें मैं उन्हीं से सीखा हूँ, ये सब बातें वही मुझे समझाते हैं। अब जो छोटे साहब थे ना, अब कहने लगे कि ओम प्रकाश, क्या तुम वास्तव में एक चुड़ैल लड़की को अपने कार में बिठा करके कोठी में ले गए थे, फार्म हाउस में? मैं अब साहब को समझाने लगा कि हाँ, हो सकता है साहब। इसके बाद मेरा दिल धड़क रहा था। मुझे लगा कि साहब से हर एक बात बता देना चाहिए, छिपाना नहीं चाहिए। फिर मैं साहब की तरफ देख के कहने लगा कि साहब, अगर आप बुरा ना माने तो मैं एक बात बताऊं जो मैं आपको बताया नहीं। साहब कहने लगे, हाँ हाँ, मैं तुमसे बोला था ना कि तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। जो भी तुम्हारे साथ में हुआ है, एक एक बात सत्य बताओ। तब मैं पूरी सच्चाई अब साहब के सामने रख दिया था। डर तो लग रहा था कि साहब मेरे पर नाराज होंगे और कहेंगे कि बस तुम्हें नौकरी से बर्खास्त करता हूँ, लेकिन साहब वो सब बात बिल्कुल ध्यान से सुन रहे थे। कोई भी गुस्सा उनके चेहरे पर नजर नहीं आ रहा था। जब मैं अपनी बात खत्म किया और साहब अब मेरी तरफ देख रहे थे, आखिरकार वो मुझे अब बोलते हुए दिखे कि ओम प्रकाश, ये जो तुमने ये बात बताई है, बात वाली, ये तुम्हारे साथ में घटा है? पक्का तुम्हें ध्यान है? मैं कहने लगा कि साहब, मुझे अच्छी तरह से याद है जब मैं किचन से कॉफ़ी बना करके आज जब मैं गया था, वो लड़की अब एक तरह से मेरी बाँह पकड़ करके अब पलंग पर खींच लिया था। आज जैसे ही उस लड़की ने मेरा बाँह पकड़ा था ना, तभी मेरे शरीर में कुछ अब होने लगा था। आज जब मैं उस लड़की के पास बैठा ना, उसके शरीर से सुगंध फूट रहा था, और वो सुगंध मदहोश कर देने वाला था। इसके बाद साहब मैं अपने आप पर काबू रख नहीं पाया था। हाँ, इसके बाद मुझे होश नहीं था कि मैं हूँ कहाँ पर। जब आपका फ़ोन आया, घंटी बज रही थी, तो मेरी सही मायने में आँख भी नहीं खुल रही थी। दोनों आँख जैसे चिपक सी गई थी, जैसे अब आँख आने में होता है, अब आँख की बीमारी में होता है, वैसे मेरी आँखें चिपक गई थी। बड़ी मुश्किल से मैंने अपनी आँखों को खोला था। और साहब, मैं जो कुछ बता रहा हूँ सत्य बता रहा हूँ। साहब मेरी बात को सुनकर के चिंता में डूब गए थे। आप फिर कुछ देर तक चुप रहे। मैं भी अब अंदर अंदर डरा था। अब मैं जानता था कि साहब क्या बोलने वाले हैं, और कहेंगे कि अब ओम प्रकाश अपना बिस्तर भाड़ा उठा और इस कोठी से, इस जगह से निकल जाए। अब मेरी कोई तेरी ज़रूरत नहीं है। मैं तो बस अब यही सुनना चाहता था कि साहब यही बोलेंगे, अभी बोलेंगे। लेकिन कुछ देर तक वो चुप रहने के बाद फिर मेरी तरफ नज़र उठा के देखने लगे। कहने लगे कि चल ओम प्रकाश, मैं चल रहा हूँ फार्म हाउस में। आखिरकार मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा
कि अभी तक मेरी नौकरी सुरक्षित थी। अब मैं देरी नहीं किया, चलिए साहब। साहब को कार में बिठाया और फिर मैं फार्म हाउस अब आ गया था। साहब कहने लगे कि मुझे दिखा कौन से बिस्तर पर किस कमरे में, सब कुछ मैं बता रहा था। सामने चल के दिखा रहा था कि साहब देखिए, इस पलंग पर मैंने उस लड़की को बिठाया था, और देखिए अभी तक कॉफ़ी का जो कप है नीचे रखा हुआ है। साहब सब कुछ देख रहे थे, एक एक चीज़ देख रहे थे, जैसे उस लड़की को महसूस कर रहे हो। अब फिर वो चुप हो गए थे। इधर उधर हर एक कमरे में अब घूम रहे थे, इधर से उधर जा रहे थे। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर वो क्या सोच रहे हैं, क्या करने की कोशिश कर रहे हैं। अब मुझे कहने लगे कि ओम प्रकाश मेरे लिए कॉफ़ी बना के लिया। मैं भागते हुए साहब के लिए कॉफ़ी बनाने किचन में चला गया था। अब वास्तव में जो लाइट गई हुई थी रात के ना, कब लाइट आ गई थी मुझे पता भी नहीं था। अब मैं कॉफ़ी बना करके जब मैं पहुंचा ना, तो साहब उसी पलंग पर, बड़े वाले कमरे में, अब उसी पलंग पर बैठे हुए थे। कॉफ़ी जब दिया तब जैसे वो अब जैसे नींद से जागे हों, जैसे कुछ सोच रहे थे। अब वो कॉफ़ी का सिप लेते हुए अब मैं उनके सामने खड़ा था, जैसे मैं रात को खड़ा था। वो लड़की पलंग पर बैठी हुई थी और जस्ट उसके सामने खड़ा था। आज भी मैं उसी पोजीशन में था। और तब 2-4 सिप भरने के बाद कॉफ़ी का कहने लगे कि ओम प्रकाश, मैं भी कुछ जानता हूँ, मैं कुछ सीखा हूँ। मैं इतना तो महसूस कर लिया हूँ कि ओम प्रकाश, इस जगह पर वो आत्मा अब आ चुकी है और हमें अब सतर्क रहने की ज़रूरत है। और मैं इतना तंत्र मंत्र नहीं जानता हूँ कि मैं उस लड़की को भगा पाऊँ। मैं शौकिया हूँ। मैं अपने एक दोस्त से, जाने वाले दोस्त से ये सब चीज़ सीखा था। अब मुझे एहसास हो चुका है कि वो लड़की अभी भी इसी घर में है। जैसे ही साहब ने बात किया ना, मेरे तो दिमाग काम नहीं कर रहा था। मुझे लग नहीं रहा था कि साहब कोई तांत्रिक है, तंत्र मंत्र का ज्ञाता है। और बार बार कह रहे थे कि ओम प्रकाश, मैं उस लड़की को महसूस कर रहा हूँ। ये लड़की इसी पलंग पर बैठी हुई मुझे अभी भी महसूस हो रही है। अब इसके बाद कॉफ़ी ख़त्म करने के बाद अब वो लॉन के साइड में निकल आए थे, पीछे पीछे मैं, और एक जगह पर रुक गए जहाँ पर फूलों की क्यारियाँ थी। फिर मेरी तरफ मुड़ के कहने लगे कि ओम प्रकाश, ये लड़की हमारे घर में आ चुकी है। इसका रुकना हमारे घर में अब खतरनाक है। हमें अब एक ऐसे तांत्रिक की तलाश करना है जो इस लड़की को हमारे फार्म हाउस से निकाल दे। अगर हम लोग जल्दी नहीं करेंगे ना, तो ये लड़की अब एक तरह से अपना अड्डा जमा लेगी। अब फिर हम लोग के लिए बड़ा मुसीबत खड़ी कर सकती है। क्या ओम प्रकाश, किसी तुम तांत्रिक को जानते हो आसपास में? मैं कहने लगा, साहब नहीं, इसके बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है। तब साहब सोचते हुए फ़ोन पर फ़ोन अब करने लगे, जैसे अपने दोस्तों से बात कर रहे हों। और आखिरकार वो कहने लगे, ओम प्रकाश, एक जगह पता चला है, चलो निकलते हैं हम तेज़ी से। अब मैं तो अपना कार अब जैसे बहुत स्पीड में चला रहा था। आज साहब आंख मूंद कर पिछली सीट पर लेटे हुए थे। मैं उनसे रास्ता पूछता जा रहा था, साहब किधर चलूं? और वो सब कुछ रास्ता बताते चल रहे थे। आखिरकार हम उस कॉलोनी में पहुंच गए जहां वो तांत्रिक रहता था। पूछते पूछते उसके घर तक पहुंच गए थे। तब छोटे साहब ने सारी बातें विस्तार से उस तांत्रिक से किया कि बाबा, अनजाने में मेरा ड्राइवर उस लड़की को अब हमारे फार्म हाउस में ले गया। मैं भी थोड़ा तंत्र मंत्र का ज्ञाता हूँ, लेकिन इतना नहीं हूँ। मैं महसूस कर सकता हूँ किसी आत्मा को अगर आसपास में है, लेकिन मैं उस पर काबू नहीं कर सकता। मैं इतना बड़ा तांत्रिक नहीं हूँ। मुझे महसूस हो रहा था कि उसी पलंग पर वो लड़की मौजूद है। अगर आप मेरी मदद करें तो हम उस लड़की को अपने घर से निकालना चाहते हैं, नहीं तो आने वाले टाइम में हमारे लिए दुखदायी हो जाएगा। तब तांत्रिक अब बताने लगे कि चलिए, मैं आपका ये काम करने के तैयार हूँ, लेकिन पैसे इतने लगेंगे। छोटे साहब बिल्कुल मना नहीं किए, कहने लगे मैं इससे ज़्यादा दूंगा अगर ये आप काम मेरा कर देंगे तो। अब इसके बाद तांत्रिक अपना थैला वैला लेकर के अब एक तरह से रेडी हो गया था। कहने लगा कि साहब, अब आपसे एक बात बताऊं, ये काम जो मैं करूँगा ना,
थोड़ा अंधेरा होने के बाद। अभी थोड़ा सा वक्त है और तब तक कुछ दो चार सामान रास्ते से लेना है, हम वो ले लेते हैं, तब तक अंधेरा हो जाएगा। अब वो देसी दारू के दुकान पर बोतल लिया और इसके बाद मिठाई दुकान पर मिठाई भी लिया और कुछ परचून के सामान जो दुकानदार था उसके पास से कुछ और सामान भी लिया और तब तक अंधेरा हो गया था। हम फार्म हाउस में आ गए थे, लेकिन मेरा दिल तेजी से धड़क रहा था। उस लड़की को अब मैं महसूस कर रहा था, जैसे साहब बता रहे थे ना कि वो उसी अब जगह पर है, फार्म हाउस के अंदर में है, उसी कमरे में है। लेकिन अब मुझे महसूस हो रहा था ना जैसे वो लड़की मेरे पास में ही चल रही हो। जिधर जिधर मैं चल रहा हूँ ना, लड़की मेरे साथ चल रही है। डर लग रहा था अंदर से। आखिरकार तांत्रिक बाबा अब उसी बड़े कमरे के अंदर में अब एक तरह से अब एक जो कुछ सामान लेके आए थे और उस जगह पर अपना तंत्र मंत्र का सामान सब रखने लगे, पूजा पाठ की तैयारी कर दिए थे और कहने लगे कि आप लोग अब सुरक्षित स्थान पर चले जाओ, इस कमरे से दूर। हम लोग अब एक तरह से स्विमिंग पूल के पास में आ करके वहाँ पर सीमेंट की बेंच में बनी हुई थी। अब हम दोनों लोग आमने सामने बेंच पर बैठ गए थे, इंतजार करने लगे थे। और उस कमरे में वहाँ से थोड़ी दूरी पर था। अब कुछ देर के बाद में अब सुगंध महसूस होने लगा था, जैसे बाबा वहाँ पर कोई चीज़ जला रहे हैं, धूप बत्ती अगरबत्ती। ये जो पूजा था उनका ना कम से कम 3 घंटा चला था। हम तो कई बार उस बेंच से उठ करके चहलकदमी करते थे, लेकिन उस कमरे की तरफ हम जाने की कोशिश नहीं करते थे। गेट तक निकल आते थे और गेट के बाहर भी चले जाते थे। 3 घंटे के बाद तब जाके उनका पूजा संपन्न हुआ था। तब उस कमरे से निकले थे सारा सामान इकट्ठा करके। कहने लगे कि आपको डरने की जरूरत नहीं है, उस लड़की को मैंने काबू कर लिया है। एक तरह से मैं अब इस जगह से उसको भगा दिया है, अब दोबारा इस जगह पर कभी भी नहीं आएगी। अब मेरी तरफ देख के कहने लगे कि आप ही ड्राइवर हो ना, उस लड़की को आप ही लेके आए थे ना। मैं कहने लगा हाँ बाबा, मैं ही लेके आया था। ऐसी गलती कैसे कर दिया? मैं कहा कि बाबा वो आम लड़की की तरह थी, वेशभूषा अब शरीर हाड़ मांस का दिख रहा था। मैं तो ये जानता था कि जो खूबसूरत लड़की होती है वो सुगंध छोड़ती रहती है, लेकिन उस टाइम में अब कोई सुगंध उसके शरीर से फूट नहीं रहा था। मैं भी जानता हूँ कुछ इसके बारे में। जो पुरानी प्रेतनी हो जाती है वो अपना रूप बदल सकती है, वो किसी का रूप धारण कर सकती है, खूबसूरत बन सकती है, और तब उसके कुछ जो खुशबू है उसके शरीर से फूटती रहती है। लेकिन जब मैं उस लड़की से मिला था तो मैं तो एक आम लड़की समझ करके, साहब का फ्रेंड समझ करके, अब मैं उस नज़रिए से उसको देखा तक नहीं था। अब मुझे तो एहसास तक नहीं करने दिया लड़की ने कि मैं कोई आत्मा हूँ, कोई प्रेतनी हूँ। एहसास मुझे कोठी में जाकर हुआ था, और वो भी सुबह में, जब मैं उस लड़की को पाया नहीं। तब तांत्रिक बाबा मुस्कुरा के कहने लगे, अरे तुम तो बहुत कुछ जानते हो इनके बारे में। आखिरकार अब कार लेकर के उनको बिठा करके और उनके एक तरफ से फार्म हाउस जो था ना उस आत्मा से मुक्त हो चुका था। लेकिन मेरी हिम्मत नहीं थी कि मैं फार्म हाउस में जा कर के रात के टाइम में रहूं। छोटे साहब ने मेरे को प्रेशराइज भी नहीं किया और खुद कहने लगे कि ओम प्रकाश, रात में तुम्हें वहाँ पर अभी जाना ठीक नहीं है, कुछ समय व्यतीत हो जाने दो, तब हम सोचेंगे। तब तक पापा भी लौट आएंगे। इसके बाद में इसके बारे में ना तो तुम पापा से जिक्र करना और ना किसी परिवार के सदस्य से। तुम अपने रिश्तेदार से भी इस बारे में जिक्र मत करना, ना मेरे फ्रेंड के बारे में। आज जो उस रात हुआ था सब कुछ भूल जाओ। आखिरकार मैं दिन के टाइम अब जाता था फार्म हाउस में, जो भी थोड़ा बहुत काम होता था पौधे में पानी वानी डालने का, और वो सब कर कर के शाम ढलने से पहले फार्म हाउस को डबल ताला लगा करके मैं अब पुरानी कोठी में आ जाता था। ऐसे ही सिलसिला काफ़ी दिनों तक चलता रहा था। लेकिन मेरी कभी हिम्मत नहीं हुई कि मैं रात में रुकूं। आज छोटे साहब ने अब मुझे कभी भी नहीं बोला कि ओम प्रकाश उस जगह पर रात में जाकर के रहो, ठहरो, देखभाल करो। हाँ, इसके बाद मैं 6 महीने के बाद उस जगह से नौकरी छोड़ दिया था। मुझे एक अच्छी नौकरी मिल गई थी
अब मैं उस जगह से अब एक तरह से बोर भी हो चुका था। मैं फार्म हाउस जाने से डरता था और उस डर के वजह से मुझे वो काम छोड़ना पड़ा था। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी ओम प्रकाश जी की। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों, अगर आप मेरे नए चैनल पर नहीं गए हो राज की कहानियाँ में, तो उस पर भी विजिट करो, उस कहानियों का आनंद लो। उस चैनल का लिंक इसी वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो जल्दी से जाइए, उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, उन कहानियों का भी आनंद लीजिए। और दोस्तों, ये भी चैनल आप ही का है, तो इसको भी अपना प्यार दीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। और फिर हम मिलते हैं अगले रोज इसी चैनल पर, इसी टाइम पर। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।